बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज प्राची साहब। कहीं पर तशरीफ ला चुके हैं, किसी तारीफ के मुताज नहीं है। कल वो गैर हाजिर थे, लेकिन आज वो उन्होंने टाइम निकाला मेरे लिए। तो एजाज प्राची साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा एजाज प्राची साहब, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे, बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ पेशावर की एक मस्जिद में। गालबन 27-28 आदमी शहीद हो गए और 150 के लगभग जो है ना जख्मी हुए। तो अफसोस तो अपनी जगह बात है, लेकिन क्या हम इसको इंडिया के खाते में डाल दें और बरका बंद कर दें कि भी ठीक है भाई, इंडिया ने कराया और बात खत्म हो गई है। हालांकि टीटीपी ने इसका एतराफ़ कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वाकई ये हादसा या जो सान्या हुआ, ये बहुत अफसोसनाक है और इस पे बहुत ज़्यादा दुख है। ज़ाती तौर पे मुझे भी है और सब लोगों को ही है। मस्जिद के अंदर ये वाक़या हुआ और अल्लाह उन सब लवाहिकीन को जन्नत में जगह दे। अब हम दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब जो सूरत हाल है, अगर आप जैसे आपने कहा कि इंडिया पे डालेंगे या टीटीपी, देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम इसको इस वाक़ये को सियासी तौर पे डिस्कस करें तो गो कि इसके ऊपर सियासी वो सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हक़ाइक़ से चशमपोशी भी अच्छी बात नहीं है। हम्म, और वो ये है कि देखिए टीटीपी ने जब इसको तस्लीम किया कि ये उन्होंने किया है, और आप देखिए कि जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान की, उसके साथ टीटीपी के जो ताल्लुकात थे या उसके उनके मुतालिक जो उसके दिल में नर्म गोशा था या जो डीलें उनके साथ हुई स्वाद के मामलों में और दूसरे मामलात में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कड़ियाँ मिलाएँ तो अब इसमें ज़्यादा तफ़सील से तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद अंदाज़े लगा सकते हैं या आपके सुनने वाले अंदाज़े लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। और आप देखिए कुछ अरसा पहले उन्होंने क्या कहा, टीटीपी ने उन्होंने वार्निंग दी, किसको वार्निंग दी? उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को वार्निंग दी हम्म, कि हम इन पे हमले करेंगे। ये खुलेआम मतलब पिछले दिनों रिकॉर्ड पे बात आई है और उन्होंने कहा है कि हम इनके ऊपर हमले करेंगे। उन्होंने पीटीआई का नाम नहीं लिया और जहाँ तक दूसरी इस्लामी जमातों का ताल्लुक है, उनको उन्होंने कह दिया कि आप साइड पे हो जाएँ, आप बीच में दखल-अंदाज़ी ना करें। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। यानी जब तक इमरान खान की हुकूमत रही, धमाके बंद, ठीक। इमरान खान की हुकूमत गई और उसके बाद उन्होंने धमकी दी, जैसे कि आपने कहा, मैं खुद भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, बेशुमार लोग जानते हैं कि धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी और इनको करेंगे। तो मसला ये कहने का भी, फिर यानी लोग जो कहते हैं तालिबान खान कहते थे। और अब ये भी बात है ना कि आपको पता है कि इमरान खान को उन्होंने अपना नुमाइंदा बातचीत के लिए मुकर्रर किया था, ये भी आपको पता है। बिल्कुल। नाउ यू कैन कमेंट ऑन दैट। यस। तो देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये तो शुरू से ही चला आ रहा है इसी तरह से सिलसिला। पहले पिछले इलेक्शंस में उन्होंने नेशनल पार्टी को टारगेट किया था और चुन-चुन के मतलब टारगेट किलिंग उनकी की गई थी और मतलब लीडरशिप से लेके वर्कर्स से लेके सभी को। और इस बार उन्होंने इस तरह से और आप देखिए कि अभी तक तकरीबन अमन-अमान था और अब अचानक ही ये वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। यार वैसे एक कितने अफसोस की बात है, ये लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, फिर मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने गए हैं, आप उनको उन पर हमला करते हैं। ये तो यानी वही काम है जो यजीद ने किया था। यजीद से भी बढ़ गए आप, ये लोग तो। देखिए डॉक्टर साहब, यज़ीद भी एक मुसलमान ही था, खुद को मुसलमान कहता था और मुसलमानों की ये हिस्ट्री रही है। आजकल तो फिर भी बम ब्लास्ट होते हैं। आप सोचिए पीछे पीछे यानी हिस्ट्री में चले जाएँ तो हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार मुसलमानों को मस्जिदों में बंद करके तलवारों से उनको उनके सर कलम किए गए। जबकि उस वक़्त बम बारूद का ज़माना नहीं था, तो एक शख्स को ये तो एक धमाके से इतने सारे लोग मर गए। वो एक-एक शख्स को इंडिविजुअली आप सोचिए। तो ये जो कि मतलब मैं समझता हूँ कि क़त्ल-ओ-ग़ारत और ख़ास तौर पे मुक़द्दस मक़ामात के अच्छा, ऊपर। यानी तो अच्छा साहब, बात की मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। भाई ये धमाके जो है ना, अल्लाह रहम करे, कोई अच्छा साइन नहीं है, अच्छा इशारा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के लिए मजीद मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। और यानी ये कहने से कि ये अमेरिका ने करा दिया या इंडिया ने करा दिया, वी कांट गेट अवे विद इट, ये पर्दा डालने वाली बात है, ठीक है। और ये हमें देखना चाहिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस। दूसरी बात ये आती है कि मैंने कल मेरे कुछ रिश्तेदार थे बैठे हुए, उनसे बातचीत हो रही थी, पढ़े लिखे भी थे। तो दुःख की बात ये आई जो मेरे लिए है
तो इमरान खान की शादी, दूसरी शादी हुई जो इद्दत, जो बुशरा बीबी के साथ शादी हुई इद्दत के दौरान, तो वो कहते हैं जी जाती मसला है, इमरान इद्दत में शादी करता तो ये उसका जाती मसला है। अच्छा, ये जाती मसला है या मजहबी मसला है? देखिए डॉक्टर साहब, इस पे तो चूंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब आपने बात की है तो मैं आपको बताऊं। देखिए, जाती मसला होता है, लोगों की अच्छी बुरी आदतें होती हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं, और ये वजीर आजम और लीडर अपने आप को कहता है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि वो अवाम के लिए, दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल होता है, और उसको ऐसी हरकतें और ऐसी वो नहीं करनी चाहिए। आप जरा सोचिए, और शरई लिहाज से आप बताइए ना, एक शख्स है वो चोरी करता है, आप कहते हैं वो तो उसका जाती मसला, चोरी करता है तो क्या हुआ, वो वजीर आजम बना रहे, हैंडसम तो है। अगर वो बकवासियात करता है, गलत बदजुबानी, बद अखलाकी, बद किरदार है, आप कहते हैं होता रहे, वो उसका जाती मसला है, और चूंकि वो हैंडसम है उसका राइट बनता है कि उसको वजीर आजम बनाया जाए। आप और ये उसको, मिस कर रहे हैं ना, आप चीज मिस कर रहे हैं। खाली हैंडसम नहीं, अंग्रेजी भी अच्छी बोलता है ना। हाँ, ऐसी और बहुत सी सिफात हैं उसके अंदर, और फोन कॉलें और ऑडियो कॉलें और वीडियो कॉलें वो भी वो बहुत अच्छी डील कर लेता ये है। भी बता सकता है कि प्लाई पॉइंट कहाँ कहाँ है, ठीक है। एनी, लेट्स मूव ऑन। मैंने अब्बास भट्ट, आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, उनसे आज बात की इसी मौजू पर। तो उन्होंने कहा जी देखिए, लोग जिना भी करते हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि ये जाती मसला है। और जब जो 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 इस जुर्म का इर्तिकाब करते हैं तो उनकी सजा क्या, कूड़े मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये कहकर यू कांट गेट अवे विद बाय सेइंग कि इस जाती मसला है। ये लोग जो लोग कहते हैं कि जाती मसला है, वो गुनहगार हो रहे हैं। मैं इतना बात कहूँ, इसमें मज़ीद बात नहीं करना चाहता हूँ। नहीं वो डॉक्टर साहब, सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ी सी वजाहत करने दें। देखिए, आपने थोड़ा ट्रिक से मुझे बात बुलवाई। अगर आप पहले बताते कि भट्ट साहब ने कहा, मैं कभी ये स्टेटमेंट ना देता। और मैं अपने अल्फाज भट्ट साहब की खिदमत में सल्यूट करता हूँ, और उनको कहता हूँ कि भट्ट साहब, माजरत। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए ना, आपने अपने अंदाज में कहा, भट्ट साहब ने अपने अंदाज में कहा। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि जनाब, जो कल काफी मैं समझता हूँ, एक तो भैया ने कि रिश्तेदारों के साथ ना मत पर डिस्कस होना चाहिए, सियासत पर। मसलन मैं आज बात कर रहा था कि मेरे एक रिश्तेदार हैं जियोलॉजी में, उन्होंने एमफिल किया हुआ है। मैंने कभी भी उसकी इल्म है जो उस बारे में कभी सवाल नहीं किया, ठीक है। जिसमें मैंने तालीम हासिल की है उसमें सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और जिनको उनको पता भी कुछ नहीं होता। एनीवे, मुझे ये बताएं, कल बातें करते करते उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की, एक बात ये। दूसरी बात, जो आप दोनों से डील कर रहे हैं, आप टाइम फ्लोर इज योर्स। दूसरी वो ये कह रहे हैं कि इसको इमरान खान को जब हटाया गया तो जीडीपी ऑफ पाकिस्तान वाज 6% एंड ही वाज गोइंग अप, और एक अमेरिका की साजिश पर ये हटा दिया गया। नाउ फ्लोर इज योर्स, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, इसके लिए मुंह जबानी बातें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसका डेटा देख लें, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर करप्शन नहीं की, मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी एक वाकया सुनाता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी टाइकून है, क्या नाम है उनका, मलक रियाज। मलक रियाज ने पाकिस्तान से या कहीं से 400, तकरीबन 380 मिलियन पाउंड्स, 380 मिलियन पाउंड्स, रुपए नहीं पाउंड्स, 380 को आप टाइम करें 300 से, जो आजकल रेट चल रहा है 315 से, आप देखिए कितने रुपए बनते हैं। वो यूके में ट्रांसफर किए। यूके में ने उनके जो यहाँ पे एनसीए है, नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने वो पैसे सीज कर लिए और उनको पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए और कैसे आपने ट्रांसफर किए। वो जवाब नहीं दे सके, मसला कोर्ट में चला गया। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई उस पैसों की, और उन्होंने कहा कि 190, यानी आउट ऑफ द कोर्ट्स, नेशनल क्राइम एजेंसी और मलक रियाज के बीच में ये डील हुई कि 190 मिलियन पाउंड हम वापस करेंगे, बाकी पेनल्टी उनको पड़ी। तो वो 190 मिलियन जो वापस किए, वो पाकिस्तान गए। अब मलक रियाज का एक और केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गालिबन 640 अरब रुपया जुर्माना किया था, जो कि मलीर कैंट में एक जमीन 9000 एकड़ गालिबन उन्होंने कराची मलीर में उन्होंने बहरिया टाउन में शामिल की थी, जो कि गैर कानूनी थी। तो उसके ऊपर उनको जुर्माना किया गया था 640 अरब रुपया। तो उसने कहा मैं थोड़े थोड़े करके पे करूंगा, इकट्ठे नहीं पे करूंगा। तो गालिबन 6 महीने का टाइम पीरियड था। अब होना यह चाहिए था कि वो 190 अरब रुपया, 190 मिलियन पाउंड जो यूके में एनसीए ने सीज किए और पाकिस्तान को देने थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी। अच्छा, तो हुआ ये कि वहां से शहजाद अकबर जो सौखत में थे, इनके मुशीर थे इमरान खान के, वो आए यहाँ पे और यूके को गवर्नमेंट को कहा कि ये गरीब आवाम का पैसा है, इससे हम गरीब आवाम के लिए अस्पताल, रोड वगैरह बनवाएंगे। और हुकूमत, पाकिस्तान हुकूमत यानी इमरान रजीम के बिहाफ पे
वो लिख कर ये सब कुछ एग्रीमेंट हुआ और वो 190 मिलियन पाउंड जो है तो वो पाकिस्तान को दिए गए। इमरान खान ने कहा कि ये पैसे आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में दें, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान हुकूमत में आते सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में दें। और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि ये पैसे वो जो इलीगल वो था उसका अकदाम था उसका मलिर में जो उन्होंने 9000 एकड़ जमीन खुद बुर्द की थी उसके एडजस्ट करें, रियाज मलिक का जो था, मलिक रियाज का, हाँ, तो वो वहां पे एडजस्ट किए जाएं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए कोई प्रोसीजर तो होना चाहिए था। प्रोसीजर ये हुआ कि काबीना का इजलास बुलाया गया, इमरान खान उसमें था और बाकी शीरी मजारी वगैरह भी लोग थे। तो वो उसमें आउट ऑफ एजेंडे में शामिल नहीं था कि कोई अप्रूवल देनी है। आउट ऑफ एजेंडा एक खत लहराया, खत लहराना तो इसकी आदत है, आपने देखा, वो खत लहराया, सील्ड लिफाफा था, सरबोमोहर लिफाफा, और कहा इसकी अप्रूवल दे, कैबिनेट को कहा, जो इमरान खान की काबीना थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा इसकी मंजूरी दें। शीरीन मजारी ने कहा कि ठीक है, मंजूरी तो हम देंगे, हमें पता तो चले इसमें है क्या, इसमें है क्या। इमरान खान ने उस मीटिंग में उसको कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है, और वो साइन करने के बाद उसको बताया गया कि इसमें क्या था। उसको ऐसे बताया गया कि शीरीन मजारी को रोका गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, 40,000 एकड़ उसकी कुछ और जमीन थी जो कि जेली थी। उसको बताया गया कि भाई आप अपने आम खाएं, हमारे पेड़ ना गिने, अगर गिनेंगे फिर ये होगा। जिसके जवाब में उसकी बेटी ने, शीरीन मजारी की बेटी ने, लेट मी फिनिश डॉक्टर साहब, अच्छा साहब थोड़ी सी शीरीन मजारी की बेटी ने क्या किया, एहतजाजन बाजुओं को गालियां दी और फिर वो मामला सेटल हो गया। तो अब मुझे बताएं, करप्शन काली होती है कि सफेद होती है? अगर इसमें इमरान खान का इंटरेस्ट नहीं था और मलिक रियाज के साथ उसका लेन देन नहीं था, और मलिक रियाज ही वो था जो इमरान खान और जरदारी के बीच में डील करवा रहा था, जिसको जरदारी ने रिफ्यूज कर दिया था। तो आप मुझे बताएं, करप्शन सफेद होती है या काली होती है? असल में आप ये पता नहीं लोग समझे होंगे या नहीं, कम से कम मैं तो खैर जानता हूँ इस मामलात को, मामले को जानता हूँ। यानी दूसरे उसमें ये जो शीरी मजारी का मसला आया था, उसको सजा के तौर पर उन्होंने कहा था, अच्छा ठीक है बताएंगे, तो उसको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। और उसका जो अपना मसला था उसको उन्होंने साबित करने की कोशिश की, देख लो भाई, इफ यू डू इट अगेन यू विल सफर, हम जो कर रहे हैं खामोश रहो। और ये बात रिकॉर्ड है कि उन्होंने लिफाफा दिखाया नहीं है और अपने कैबिनेट से मंजूरी ले ली कि ये जो कुछ इसमें लिखा हुआ है इसकी मंजूरी दे दें, और कैबिनेट मंजूरी, हाँ जी, और वो मंजूरी क्या थी? मंजूरी ये थी कि जो 190 मिलियन पाउंड जो कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मुंतकिल किया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग इसी को कहते हैं ना, और उसको शेल्टर दिया गया, उसको न सिर्फ पूछताछ नहीं की गई कि ये पैसा कहाँ से आया था, क्यों लेकर गए, और पाकिस्तान का 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया की हुकूमत ने जब्त किया वो उसका जिम्मेदार कौन है, और बल्कि उस पैसे को उसके एक और जुर्म के सजा में एडजस्ट किया गया। अच्छा तो ये गिव एंड टेक नहीं था तो और क्या था, क्या हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? लेट मी रीकैप। मसला यह है कि रियाज मलिक साहब ने बहुत सी दो नवरी की हुई है, उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, वेरी वेरी बिग अमाउंट यहाँ पर बरतानिया में, इनकी गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, फैसला हुआ कि ये पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट को वापस किया जाए क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर आया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि वो हुकूमत के अकाउंट में जाता, उन्होंने उसको सेटल कर दिया। जो रियाज मलिक ने पैसा देना था जुर्माने की मद में पाकिस्तान में, तो उसके उस ट्रांसफर कर दिया, यही बात है ना। तो ये मेरे ख्याल में, अगर मुझे फिक्र जो याद है, ये 450 या 460 अरब की बात है रुपए में, जो उन्होंने सेटल किया था। इसके कोई याद है आपको? डॉक्टर साहब आप टाइम कर लें, तकरीबन रफली 400 मिलियन पाउंड समझिए, 400 मिलियन, और आजकल 300 का रेट चल रहा है, तो 300 से ज़रब दे दें उसको। अच्छा चलिए, मेरा हिसाब मेरा कभी भी ठीक नहीं रहा, बट एनीवे इट वाज बिग अमाउंट। और इमरान खान करप्शन में शामिल नहीं, वो कहते हैं कि यहाँ तक था, करप्शन में शुरू से ये रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मानने के, जब भी कोई बात करेंगे वो कहेंगे जी ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ है। वो आप कह रहे हैं कि डेटा जो है ना, इन लोगों ने, जिन लोगों ने, जिनको इमरानडो कहते हैं या जो इनको यूथिया कहते हैं, उन्होंने कभी डेटा या पढ़े ही नहीं है, ना कभी देखते हैं, कुछ चीज दिखती नहीं है। अच्छा, जीडीपी का क्या मसला है? वो कह रहे हैं 6% थी, वो ऐसी 6% पर गई है इमरान के दौर में। ये मुझे पता है कि -4 गई थी, 4%, याद है ना आपको? डॉक्टर साहब ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए इन्होंने तो हर तरह के हरबे किए। आप थोड़ा सा सोचे ना कि शौकत तरीन जो कि इमरान हुकूमत में वजीर खजाना था,
वो फोन कॉल करता है, बल्कि इनके दौर में असल में ये जो IMF की डील हुई गालिबन 6 बिलियन की, 6 बिलियन डॉलर्स की, ठीक है। IMF ने देना है 1.1 बिलियन दे दिया था इमरान गवर्नमेंट को, ये इंस्टॉलमेंट में देना है। अभी 1.17 गालिबन इनको पे करना है। उसके लिए इन्होंने जब इनकी इमरान के अगेंस्ट डिस्क्वालीफाई हो गया, नो कॉन्फिडेंस इसके ऊपर हो गया, ये गवर्नमेंट चला गया, तो शौकत तरीन ने, उसका ऑडियो लीक तो मौजूद है, जो उसने एक फोन कॉल की उसको तैमूर झगड़ा को, जो कि KP का फाइनेंस मिनिस्टर है, और दूसरी फोन कॉल की मोहसिन लगारी गालिबन नाम था, वो उसका फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का। इनको कहा कि आपने IMF को लिखना है, बताना है कि आपसे जो हमारी डील हुई थी वो हुई थी, और अब जो है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमारा सैलाब आ गया और हम उसको ऑनर नहीं कर सकेंगे। तैमूर झगड़ा जो फाइनेंस मिनिस्टर था KP था, उसने कहा मैं कर दूंगा ऐसे ही। जबकि मोहसिन लगारी ने पूछा, उसको फोन कॉल रिकॉर्ड पे है और आप यूट्यूब में देख चेक कर सकते हैं उसको। उसने कहा कि क्या इससे मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचेगा, मेरा मतलब स्टेट को नुकसान नहीं होगा। तो शौकत तरीन जो कि इमरान का वजीर खजाना, वो कहता होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन ये जो हमें दबा रहे हैं, हमें प्रेशर करें, क्या उससे मुल्क का नुकसान नहीं होता, तो हम भी गोया करेंगे। और फिर ये कहा कि ये हम इनको ऐसे प्रेशर करेंगे, और ये भी कहा साथ ही कि ये इमरान के सलाह मशवरे से हो रहा है। उसको कहा कि हम मीटिंग में खान भी शामिल है, और ये सब हम इस तरीके से ये बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इन्होंने तो मुल्क की जड़ें काटने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, एक बात अब सोचे कि ये वही फाइनेंशियल, ये वही इंस्टॉलमेंट है IMF की, जो ये गालिबन अगस्त का वाकया था जब इन्होंने फोन किया था, और उस वक्त से प्रोसीजर चला रहा था, और ये जो किस्त अभी पहुंच चुकी है सूरत हाल, तो वो नवंबर में ये ड्यू थी। 1.17 बिलियन डॉलर IMF ने नवंबर में देने थे। अब देखिए क्या वक्त आ गया है। अच्छा, 3 महीने गुजर गए। दो चीजों क्यों आपका ताल्लुक KPK से है, और बहुत से मामला जो हम नहीं जानते आप जानते हैं। मुझे दो चीजों का हम बताएं कि ये एक तो जो बिलियन ट्री वाला मसला था, और दूसरा ये है ना कि जो मेट्रो बनी थी, या बनी है, चल रही या नहीं चली, वो तो कितना अर्सा चलती नहीं रही। और जब इन्होंने बनाई थी, नवाज शरीफ वगैरह ने, मेरे में 22 अरब या कितना खर्च हुआ था, और वो 11 महीने के में अंदर चल भी पड़ी थी। इन्होंने सुना है कि 100 अरब से ऊपर चली गई है कुछ में, फिर भी उसमें जो करप्शन हुई है उस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है। कैन यू एलेबोरेट दैट? डॉक्टर साहब क्या ख्याल है अगर इस टॉपिक को हम किसी और दिन के लिए रख छोड़ें? अभी हमने बजट के ऊपर बात की, इसके मतलब लोगों को क्योंकि परेशानी है इस चीज की, कि देखिए उनको उनकी सफरिंग कैसी ज्यादा मुश्किल में वो फंसे हुए हैं। ठीक है, आप चलो करंट मौजूदा हालात पर आ जाएं, जो आप वजाहत करते हैं कि मौजूदा क्या हो रहा है, या क्या होने जा रहा है, या क्या होना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान डेस्परेटली इंतजार कर रहा है कि उसको 1.17 बिलियन डॉलर्स मिल जाए, लेकिन ये इसलिए नहीं मिले कि इससे कौम का कुछ भला होना है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये किस्म का बेल आउट है। उस मुश्किल में जिसमें पाकिस्तान फंस चुका है, उससे निकलने का एक रास्ता ऐसा समझे। आप इसकी मिसाल ऐसे समझें कि कोई दुकानदार है, उसकी दुकान खाली पड़ी है, और उसको पैसे चाहिए कि वो सामान डाले जाके बेचे। अब उसके पास पैसे नहीं, कोई उसको कर्ज देता है, और वो कर्ज से बच्चों के स्कूल की फीसें और दूध वाले बिजली के बिल और गैस और ये वगैरह पे कर दे, तो वो तो उसी जगह बल्कि उससे नीचे चला जाएगा। उसको तो करना ये चाहिए कि वो पैसे से सामान खरीद के लेके आए, दुकान से चलाए। पाकिस्तान में ये हो नहीं सकता इस मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उनके पास क्योंकि बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, और एनर्जी की वजह से वो फैक्ट्रियां क्लोज हो रही, दिन ब दिन बंद हो रही हैं। अगर एक्सपोर्ट्स करेंगे, क्योंकि IMF उनको प्रेशर कर रहा है कि आप रुपया गिराएं, वो उन्होंने गिरा दिया। क्यों गिराएं? ताकि दुनिया के दूसरे ममालिक आपसे सस्ती चीजें खरीद सकें, आपकी तरफ कस्टमर्स आए। लेकिन कस्टमर्स आए तो क्या लेकर जाए? इंडस्ट्री तो है नहीं, बिजली तो वहां पे है नहीं, तो प्रोड्यूस तो है नहीं कि क्या लेकर जाएगा वो। तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें, इम्पोर्ट इंपोर्ट के 9,000 कंटेनर आपके कराची पोर्ट पे खड़े हैं, जिसमें इतनी इंपॉर्टेंट मशीनरी वगैरह भी हो सकती है, बहुत कीमती अद्वियात, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो 9,000 के लगभग कंटेनर खड़े हैं, और उनके लिए LCs नहीं इशू की जा रही बैंक, क्योंकि डॉलर नहीं है, ताकि वो कंटेनर रिलीज हो और अंदर आए और ये इकोनॉमिक सर्कल चले। वो नहीं हो पा रहा, वहां पे वो बंद है। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्शन का ये सूरत हाल जो मैंने आपको अभी बताया, और इसी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब इस हद तक है। अच्छा,
और दो इंपॉर्टेंट बातें जो आईएमएफ ने रखी थी, नवंबर की इंस्टॉलमेंट जो कि अभी तक नहीं पे हुई, इस हफ्ते मीटिंग है, शायद कल परसों है, और मुमकिन है कि उसमें डील हो जाए। तो वो इस वजह से भी नहीं हुई जो उसने फोन पे बताया था शौकत तरीन ने कि सैलाब की वजह से हम नहीं कर रहे। तो उसने सैंक्शन ऐसे भी कुछ इंतजाम किए हैं सैलाब के सूरत हाल के लिए, और दूसरा ये कि इनके ऊपर कुछ रुपए की वैल्यू को कम करने के लिए और बिजली बढ़ाने के लिए, बिजली की प्राइसेस बढ़ाने के लिए वो उन्होंने बढ़ा दी थी, मतलब फ्यूल प्राइसेस जो है, तो उसने एनर्जी जितनी भी है। एक बताएं कि ये जो रोका हुआ था इन्होंने इंस्टॉलमेंट आईएमएफ ने, उसकी क्या वजह है? और फिर यह है कि ये आईएमएफ के साथ मायदा किसने किया था? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो पहले मैं बता चुका हूँ कि आईएमएफ के साथ मुआहदा जो है तो वो $6 बिलियन का इमरान रजीम ने किया था। उसने कहा था कि मैं नहीं लूंगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन गया और एक 1.1 गालिबन बिलियन उसको मिल गए उस अब गवर्नमेंट मसला ये है 2019। कि इमरान के जो माहिती है ना, उन्होंने तो कभी मानना ही नहीं है ना। वो कहते हैं इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं है बेचारे ने। अच्छा, अब ये रुका हुआ है, इसलिए रुका हुआ है कि चूंकि जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी जो वायदा था। मेन बात तो ये है ना। डॉक्टर साहब, आप आईएमएफ की बात करते हैं कि आईएमएफ ने एक कोविड के दौरान में 2019 में एक खुसूसी प्रोग्राम चलाया था। $650 बिलियन उन्होंने देने थे दुनिया में गरीब मुल्कों को जो वो नहीं कर सकते, मतलब खैरात नहीं देनी थी, बतौर इमदाद यानी वापस करना था सूद समेत। तो पाकिस्तान को 2.751 पे हुए बिलियन इमरान के दौर में, तो वो कहाँ गए? वो बर्डन भी पड़ गया उसको भी, उसकी भी मतलब ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस हैं। वो कहाँ गया वो पैसा? मतलब अगर वो मिले टोटल मिला के $4 बिलियन मिला। कितना मिला? कितना मिला? आपने क्या बताया? 2 पॉइंट 2.75 बिलियन ये आईएमएफ ने दिया, और जो दूसरे जराये से मिला वो मिला टोटल। एक मिनट, क्या वो पाकिस्तान के यानी डेवलपमेंट पर या कर्जे अदा करने में खर्च हुआ, या किसी के पेट जेब में चला गया, पेट में चला गया? डॉक्टर साहब मुझे इसका नहीं पता, मतलब ये आप उनसे पूछिए जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इमरान ने आईएमएफ से नहीं लिया, वो चेक करें कि ये पैसा कहाँ गया। तो वो तो कहते हैं ये एक अल्लाह, तो अल्लाह के बाद रसूल पाक उसके बाद जो इमरान है, तो उनको तो वो तो उनकी बात, ये बात है ना। उनसे तो बात करना फजूल है। तो जो ये मुझे बताएं कि अभी जो हर्डल्स क्या हैं आईएमएफ के दरमियान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान? डॉक्टर साहब तकरीबन सब कुछ तो उन्होंने कर दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं दिलचस्प, जो इमरान गवर्नमेंट ने उनके साथ कमिटमेंट की थी, सुनने में ये आया मुबीने तौर पे कि उन्होंने फ्यूल प्राइसेस मतलब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस ₹340 पर लीटर करने का एग्रीमेंट किया था कि हम ₹340 पर लीटर करेंगे। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट तो चली गई, अब तो ये इनके गले ढोल पड़ गया। तो बात यह है कि ये वो कह रहे हैं कि आप एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाएं ताकि आपके पास पैसा आए। आप हमें पे कहां से? देखिए डॉक्टर साहब, आप बैंक के पास भी जाएं, किसी भी बैंक के पास आप उससे कर्ज लेते हैं, वो आपको वर्कआउट करता है आपके प्रोजेक्ट को, हर एक चीज को, और पूछता है कि आप ये पैसा कैसे पे करेंगे। जब तक उसके पैसे की सिक्योरिटी नहीं होगी, गारंटी नहीं होगी कि वापस आएगा उसको, वो नहीं देता लोन आपको। आईएमएफ का भी यही है कि वो कहेगा कि वो आप पैसा कहां से लेकर आएंगे। आप बिजली की प्राइसेस बढ़ाएं, आप तेल की पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं, आप क्या कहते हैं दूसरे टैक्सेस वगैरह बढ़ाएं ताकि आप हमें पे करने के काबिल हो सके। अगर नहीं पे करने के काबिल हो तो वो पैसे नहीं देंगे। जहाँ तक मुझे याद आती है कि माहिते में ये था कि ये हर महीने प्राइस जो है इंक्रीज करेंगे, और जब इमरान खान को ये पता चला कि मैं जा रहा हूँ, तो उसने बजाय इंक्रीज करने के डिक्रीज कर दी थी। याद है आपको प्राइस? हाँ, वो 10 रुपए पर लीटर डिक्रीज कम किया करके गया, जी, 10 रुपए पर लीटर कम करके गया बजाय बढ़ाने के। बजाय तो ये बढ़ाने दूसरी सुरंगें हैं जो शेख रशीद ने कहा बिल्कुल। कि इमरान खान दूसरी सुरंगें लगा के गया। इससे के लिए उनको उसको पता था मैं तो जा रहा हूँ, तो जो आने वाली हुकूमत है वो आराम से ना रहे, उनके लिए मुश्किल पैदा है, वो करके क्या था। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना वो ना माने। हम तो कोई तो अल्लाह को भी नहीं मानते, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब मसला ये आता है कि ये जो अभी आपने 340 का कहा, कल मैं किसी से बात कर रहा था, मेरे मुंह से 240 निकला। बेसिकली 340 था, वो रेगुलरली हर महीने मायदे के मुताबिक इंक्रीज किया जाना है। ठीक है, और ये मायदा मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, नवाज शरीफ ने नहीं किया, ये इमरान खान ने किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद टुवर्ड्स द एंड कोई और बात आप कहना चाहें जो कोई रह गई हो, कोई ऐसा इशू जिस पर बात हमने ना की हो? डॉक्टर साहब इस वक्त तो अवाम को दो तीन चार तरह के मसाइल पड़े हुए हैं पाकिस्तान में। एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि वहाँ मतलब महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जो चाहे पिछली गवर्नमेंट का था चाहे इनका है,
लेकिन जो हकीकत है वो तो ये है। दूसरे ये कि अगर इस तरह के धमाके होने शुरू हो गए हैं तो अब देखिए सूरत हाल कहीं कहाँ जा रही है। जो ये कहते थे कि श्रीलंका बनने जा रहा है वो 3 टुकड़े कर दूंगा, तो आप देखिए ये श्रीलंका बनने जा रहा है 3 टुकड़े, ये दरअसल आप सोचिए, इसके टोन को देखिए, बॉडी लैंग्वेज को देखिए, जो ये बात कर रहा है, तो ये इंडिकेशन नहीं दे रहा, बल्कि ये अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। ये अपनी दिली ख्वाहिश देखिए, अपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट पे तनकीद करना, और ये तो अपोजिशन भी नहीं है, अब जबकि इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, ये तो असेंबली से बाहर बैठे हैं। तो ये जो ये कहना कि जी श्रीलंका बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, चूंकि काफी लंबा हो गया प्रोग्राम, लास्ट क्वेश्चन क्विकली, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? डॉक्टर साहब ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन ये है कि कुछ अच्छा तो नजर नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले मैंने आपको पिछली बार सीपेक की बात की थी, साजिश वो की। आपके एक जानने वाले हैं, साथी आरिफ साहब, जो कुछ उन्होंने पिछले दिनों कहा हवाला देते हुए इकोनॉमिस्ट का, वो आपने सुना ना? डॉक्टर साहब वो तो खैर मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए बात यह है कि जो सूरत हाल बन रही है, आपको मैंने कहा था कि सी पैक का इशू है और मुल्क के अंदर अफरा तफरी की सूरत हाल बनानी है। आप सोचिए कि उधर तालिबान के को जो अमेरिका गवर्नमेंट देकर गया है, उनको $85 बिलियन का $85 बिलियन का असला छोड़ के गया अमेरिका वहां पे। आप सोचिए 85 बिलियन, पाकिस्तान 1.1 बिलियन के लिए IMF के तरले कर रहा है, और 85 बिलियन का असला वहां मौजूद है। और टीटीपी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीटीपी और अफगान तालिबान, वो सेम चीज है। धमाके शुरू हो गए हैं, 85 बिलियन का असला वहां पे मौजूद है, और आगे अल्लाह ही खैर करे। अच्छा, वैसे प्राची साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। फिर मैं इस टुवर्ड्स द एंड से भी ये कहना चाहता हूँ, अक्ल के अंधे समझते नहीं, वो कहते हैं जी अमेरिका को तालिबान ने शिकस्त दे दी, 85 बिलियन US डॉलर का असला वो उनके हवाले करके गया है। वो किस खुशी में देकर गया है? वो ऐसी चीजें देकर गया जो पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक है, वो एक नज़म तरीके से एक प्लानिंग के तहत बाहर निकले हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह रहम करे, और इसी पर खत्म करते हैं। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।